ठीक है, तो हमने अब स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई होप सो कि सबने नाम सुना होगा। वर्ड है? नहीं नहीं नहीं, पाइथन तो अब आपको एग्जाम तक ले जाएगी। क्या नंबर है हमारी क्लास का? 17 18 1 जुलाई। फाइल नहीं भेजी? क्या किया था हमने? एक्सेप्शन वाले। अच्छा जी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? किसी को पता है? हाँ बताओ। किसको रिप्रेजेंट? इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ है? हाँ चलो ठीक है, और तुम बताओ भाई। चलो भाई 86 91, आप जल्दी से बताओ। ठीक है, इस तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। आप लोगों ने तो अच्छा देखें, प्रोग्रामिंग होगी तो पाइथन ही लिखेंगे, तो हम वही कोड जो अभी तक लिखते आए हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या चीज होता है? ये प्रोग्राम लिखने का स्टाइल होता है। क्या होता है? कोडिंग का स्टाइल। अभी तक जिस स्टाइल में हमने कोड किया है वो हमने लाइन बाय लाइन किया एक, फिर हमने फंक्शनल भी किया कि हमने मुख्तलिफ फंक्शन बनाए, वो आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं और जवाब आ रहा है, तो हम इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग का नाम दे सकते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का नाम दे सकते हैं। इसी तरह अब हम उसी तरह का काम कर सकेंगे, बट हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कराएंगे। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कराएंगे। तो अब सबसे पहले जब बात यह आ गई कि भाई क्यों, क्या जरूरत है, जब पहले दो मौजूद है तो तीसरे की क्या जरूरत है? हाँ, सीक्वेंशियल जो प्रोग्रामिंग थी तो फिर फंक्शनल की क्या जरूरत थी? और चलो फंक्शनल आ गई, सीक्वेंस के बाद फंक्शनल आ गई, तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या जरूरत है? यकीनन कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, जब ही जो है वो क्या कर रहे हैं, नया नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सीक्वेंशियल और फंक्शनल में आपको क्या डिफरेंस नजर आया था? सीक्वेंशियल में जब मैं कोड लिख रहा हूं और उस कोड की मुझे दोबारा जरूरत पड़ रही है, तो वो कोड मुझे दोबारा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा वहां नहीं जा सकता। लेकिन इस चीज को रिप्लेस किसने किया? फंक्शन ने रिप्लेस किया, कि मैंने वो कोड फंक्शन बना के रखा है, अगर मुझे दोबारा चाहिए तो मैं फंक्शन क्या कर लूं? कॉल कर लूं, मुझे वो कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फंक्शन आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पैरामीटर भेज रहे हैं, रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं, और अल्टीमेटली एक जगह से हमारे पास आउटपुट वैल्यू जनरेट हो रही है। तो इससे क्या हुआ था, हमारा सीक्वेंशियल से जब फंक्शनल में आए थे तो हमारा कोड फंक्शनल हो गया था, हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस बन गए थे, और इस
इससे क्या अचीव हुआ था? इससे हमें कोड को संभालना आसान हो गया था, कोड को डीबग करना आसान हो गया था। पहले लाइन बाय लाइन चल रही है, एकदम से एरर आया, अब सारा पढ़ गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है, जाओ ढूंढो भी फलाना लाइन पे जाओ फलाना लाइन। अब अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वी कैन सी यार विच फंक्शन इज नॉट वर्किंग, कहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो खराब आ रही है, गलत आ रही है, सारी चीजें। इसी तरह जो तीसरा पैराडाइम है, तीसरा नहीं कहना चाहिए बट एक और पैराडाइम है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, इसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें बिफोर गोइंग इनटू डिटेल कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो फिर हमें यूजफुलनेस समझ में आएगी कि ये फंक्शन से भी ज्यादा हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। ठीक है, कम कोड लिखना पड़ेगा हमें, अगर ये काम फंक्शन से करेंगे तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, और ये काम अगर सीक्वेंशियल में करेंगे तो फिर तो और ही ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई आपकी नजर में व्हाट इज इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज है? अगर मैं प्रोग्रामिंग से हटके वैसे ही पूछूं, आपसे पूछूं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई वर्चुअल थिंग हो, हर चीज जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको कंसिडर कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एक बड़ी मजेदार बात ये हुई, जिस तरह यहां से किसी ने कहा था कि हम रियल वर्ल्ड सिनारियोज को प्रोग्रामिंग के अंदर अब आराम से ला सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिनारियोज को प्रोग्रामिंग के अंदर हम आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एनिमल्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ भी हो सकता है तो क्या चीज को ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, क्या चीज को नहीं कहूंगा? या ऑब्जेक्ट अगर कोई चीज है तो मेरे लिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि मैं उसको समझूं कि वाकई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ क्या रखता है? कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी प्रॉपर्टीज रखता है। अभी बात करता हूं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रखता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका कोई ना कोई क्या होता है? बिहेवियर जरूर होता है। ठीक है, या उसके कोई ना कोई एक्शंस जो हैं वो जरूर होते हैं। अब इसमें देखो तो मेरे पास ये क्या है भाई? एक रिमोट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसका कलर कैसा है? वाइट। इसका कोई ना कोई वेट है, इसकी डायमेंशन होगी, कोई विड्थ एंड हाइट होगी, कोई लेंथ होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ बटन्स कितने हैं, बटन्स का साइज क्या है, बटन पे लिखा हुआ क्या है, बटन का कलर क्या है, बटन की शेप क्या है, ये सब इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके एक्शंस क्या है? मैं इससे प्रोजेक्टर को क्या कर सकता हूं? और बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हमारा काम कितना है अभी हम उसी की बात करते हैं। हम इससे क्या कर लेते हैं? रेड बटन दबा के ऑफ करते हैं, ग्रीन बटन दबा के ऑन कर लेते हैं। तो दीज आर द टू एक्शंस जो ये काम कर सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे सामने लैपटॉप मौजूद है, बताओ लैपटॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? उसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो आप खरीदते हुए देखते हैं, रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव कितनी है, एसएसडी कितनी लगी हुई है, प्रोसेसर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, वजन कितना है उसका, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कर सकते हैं आप लैपटॉप पे? जो सारे काम आप करते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में, ढके छुपे, सब आपके क्या है? एक्शन, जो आप लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग
हम जिसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पर इतना बड़ा क्या रखा हुआ है, ठीक है, इसके इसका भी क्या है भाई, इसका मॉडल होगा, इसका कंपनी होगा, इसकी डायमेंशन होंगी, इसका कलर होगा, ठीक है। क्या कर सकता है हमारे लिए, ये हमें कूलिंग कर सकता है, कूलिंग हम ऑन करते हैं और क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो समझ में आ रही बात। तो ऑब्जेक्ट की क्या होंगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और बिहेवियर्स होंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो यूं ही वजूद में नहीं आ जाता जमीन फाड़ के, ऑब्जेक्ट निकल आया, है ना। कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। जब वो ऑब्जेक्ट पहली बार क्रिएट होता है, मैं पहली बार का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सारे जब किसी ने ये वाला रिमोट का डिजाइन किया होगा तो पहली बार ही किया होगा ना, फिर बाकी लोगों ने उसको अप्रूव किया होगा कि हाँ यार ये रिमोट का डिजाइन जो है वो सही है, ऐसे ही है। और फिर क्या हुआ होगा, उसकी कॉपीज बनी होंगी। तो जो ये डिजाइन किया जाता है कि यार जो हम ऑब्जेक्ट सोच रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके एक्शंस क्या होंगे, इस डिजाइन करने को कहते हैं ऑब्जेक्ट की क्लास। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की क्लास। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो क्या क्या कर सकता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो ये जो डिजाइन किया जाता है इसको कहते हैं क्लास। इसको क्या कहते हैं, क्लास। फिर ऑब्जेक्ट उसको देख, उसी फॉर्मेट पे हम क्या करते रहते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहते हैं। तो क्लास बेसिकली क्या है, डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यूं कह ले। क्लास जो है वो क्या है, बेसिकली डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होगा कैसे, इसको हम टेक्निकली कहते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ मैप, क्लास इज अ टेम्पलेट, किसकी, ऑब्जेक्ट की। क्लास टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। टेम्पलेट का वर्ड समझते हैं ना, कि अब हम एक अगर क्लास डिफाइन कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट कोड लिखता हूं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्या ऑब्जेक्ट सोचे हम लोग, कोई एनिमल सोच लें, कोई और गिलास, वॉच, कोर्स सब्जेक्ट, कंप्यूटर। चलो कंप्यूटर सही है। मैं एक कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट सोच रहा हूं और उसको डिजाइन कर रहा हूं कि उसकी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्ड यूज करूंगा कौन सा, क्लास। जैसे ही क्लास लिखूंगा इसका मतलब ये है कि मैं क्लास बनाने जा रहा हूं। क्लास का नाम क्या है अभी, कंप्यूटर, कॉलन लगाया, ये क्लास बन गई। इस क्लास में अभी कुछ भी नहीं है, यानी मैंने जो ऑब्जेक्ट सोचा है अभी उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ मुझे क्या पता है, नाम पता है कि वो क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं भाई कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर में क्या होगा, इस कंप्यूटर में
रैम कितनी है। मुझे तुम लोग की स्क्रीन और कलर के जुमले सुन के लगे ना तुम लोग आईटी पढ़ने वाले बंदे हो। हाँ, बोले किसी ने वजन और हाइट नहीं बस बोला, भाई रैम शैम कुछ में आ जाओ यार, प्रॉपर्टीज की तरह। अच्छा, उसमें रैम होगी, प्रोसेसर होगा, और उसका स्टोरेज, ठीक है, और क्या होगी उसके अंदर, स्टोरेज में आ गया ना वो, उसका प्राइस, बस ज्यादा लंबी नहीं कर रहे। उसमें रैम कितनी लगी है, प्रोसेसर कौन सा है, और एक चीज और कर लेते हैं कि भाई उसका मॉडल कौन सा है, यानी कंपनी वगैरह कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई रैम इसके अंदर लगी हुई है कितनी, 8 GB। ठीक है, और प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ कौन सा, इंटेल Core i9। ठीक है, और मैंने कहा भाई इसके अंदर स्टोरेज जो है वो 1 TB की है। ठीक है, और ये कौन सा है भाई, मैंने कहा भाई चलो HP है, और कितने का है भाई, 60,000। ठीक है, स्टोरेज लगी है ना 1 TB। अच्छा भाई, अब ये हो गए मेरे पास कि मेरा जो कंप्यूटर क्लास है मैं उसमें ये मैंने चीजें डाल दी। ये सारी क्या है, इसको हम कह रहे हैं ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इनको हम कहूं प्रॉपर्टीज हैं, या इसको मैं कहूं एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ भी नाम दे दें। और पाइथन में हम इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स हैं। नहीं, अच्छा अब क्या, हाँ घर जाके बढ़ा लेना बेटा, अब्बा से बोलना पैसे दे। अब यहां पर बात करते हैं एक्शंस की या बिहेवियर्स की। ठीक है, क्या कर सकता है अभी हमारा कंप्यूटर, हम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं भाई, तो मैं कहता हूं भाई हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम डिजाइनिंग कर सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, कोसते हैं ना जो घर वाले बेटा, उसको कोसदिन बोलते हैं। ठीक है, असल में थोड़ा सा क्रॉस होके बैठा हूं तो कीबोर्ड जो है, ठीक है, हाँ तो तुम्हें कोसते किसको है, अरे नमाज के लिए उठे फिर आके इसको करते। ओके जी, हेयर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ बिहेवियर्स अपनी क्लास के अंदर ऐड कर दिए। यानी हम ये सोच रहे हैं कि हम जो कंप्यूटर क्रिएट करेंगे उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और वो ये काम कर सकेगा। ठीक है, रेडी। नाउ दिस क्लास, ये हमने क्लास डिजाइन कर लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट
एक्चुअल में क्या करना है, क्रिएट करना है। तो वैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई ये जो मैंने कंप्यूटर अभी बनाया है, व्हाट इज दिस, तो क्या कहेगा भाई, ये खुद एक टाइप है। आते हैं इस बात पे। मैं क्या करने लगा हूं, अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी एक कंप्यूटर क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी अ कॉपी ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या होता है, इट विल फॉलो ठीक है, ये अपनी क्लास को ही फॉलो करेगा। यानी कि अब मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैंने कहा मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया comp1 के नाम से, और क्या लिखा यहां पर, उसकी क्लास डिफाइन की कंप्यूटर। समझो भाई, तवज्जो दो, क्या किया मैंने, comp1 कंप्यूटर, ये मैंने चला दिया। तो ये रन करने के बाद मेरा एक कंप्यूटर क्या हो गया, बन गया। मैंने इसी से क्या किया, सेकंड कंप्यूटर भी बना लिया। मैंने इसी से क्या किया, थर्ड कंप्यूटर भी बना लिया। नहीं, जरूरत नहीं पाइथन में। ठीक है, क्या किया हमने, अपनी इस क्लास की मदद से 3 कंप्यूटर बना ली। अब बताओ फायदा क्या हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कि मुझे एक पूरा कंप्यूटर क्रिएट करने के लिए अब दोबारा उसको पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे हैं, यहां पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, और मेरे पास वो पूरा डेटा, वो पूरा कंप्यूटर जो है वो बन के आ गया। बट और उसकी सारी फंक्शनैलिटीज और सारे एट्रीब्यूट सब कुछ जो है वो कहां आ गए, इन कंप्यूटर्स के पास आ गए। व्हाट आई सी नाउ, अब मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो इसका मतलब ये होता है, वर्ड इंस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है, जब कोई चीज किसी का इंस्टेंस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के पास, जिसका वो इंस्टेंस है, उसकी सारी चीजों तक उसका एक्सेस है, सारी चीजों तक उसका एक्सेस है। अभी मैंने इसको रन किया, मैं कहता हूं अभी comp1 डॉट लगाया और मैंने टैब दबा दिया। ठीक है, comp1 टैब से नहीं आ रहा है, क्यों, क्लास तो बन गई, आ रहा है। हाँ, नहीं मेरे पास नहीं चल रहा है शायद, बस एक मिनट, दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम वैसे ही देख लेंगे। क्लास क्रिएट हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वैसे दिखा रहा है comp1 डॉट टैब। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट के पास क्लास की हर चीज जो है वो क्या नजर आ रही है, एक्सेसिबल नजर आ रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये फंक्शन और इंस्टेंस ये इसलिए अलग अलग बताएगा
क्योंकि कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें क्या है बिहेवियर है, और कुछ चीजें जो है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अभी इसके ऊपर आते हैं हम। अभी हमने यहां पर देखा कि भाई ये कॉम्प 1 हमने क्रिएट कर लिया है। मैं कहता हूं भाई कॉम्प 1 के प्राइस कितने, कॉम्प 2 के प्राइस कितने, कॉम्प 3 के प्राइस कितने, सही है। इसी तरह कॉम्प 1 जो है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, कोडिंग, ये कह रहा भी एरर। एक चीज अब मैं इजाफा करूंगा यहां पर, जहां हमने फंक्शन बनाए हुए हैं वहां पर हम एक सेल्फ नामी वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, अभी क्यों का जवाब देता हूं, आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी। ठीक है, कोडिंग पे हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग, और कॉम्प 2 ब्राउजिंग, तो ब्राउजिंग, और कॉम्प 3 डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग। अच्छा, अभी तक हमने क्या सीख लिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपकी तरफ से सवाल आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं उन सवालों को अभी इंटरटेन कर लूंगा तो फिर चीजें जो है ना वो सारी नए बंदे के लिए तो गई, इसलिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो जब मैंने एक क्लास डिफाइन की और उस क्लास को जहन ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की थी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसके पास ये चीजें होंगी, जब कोई भी कंप्यूटर बना रहा होगा तो उसका कंप्यूटर जो है वो ऐसा होगा। तो हमने एक कंप्यूटर बनाया और हमने चेक किया भाई ठीक है काम भी कर रहा है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर भी हमने देखे। अब पहले इधर चलते हैं हम कि जब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मेमोरी में क्या हो रहा है, मेमोरी में क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, और ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी के अंदर मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, कॉम्प 1 है। तो कॉम्प 1 में क्या होगा भाई, इस क्लास की हूबहू कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास की हूबहू कॉपी जो है वो किसमें क्रिएट हो जाएगी, कॉम्प 1। और जैसे ही मैंने क्या किया भाई, कॉम्प 2 क्रिएट किया, तो कॉम्प 2 में भी क्या होगा भाई, सेम कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सही है, एंड सो ऑन। जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता जाऊं ये कॉपीज क्या होती रहेंगी, क्रिएट होती रहेंगी। सही है। अच्छा, अब कॉम्प 1 अलग कॉपी है और कॉम्प 2 अलग कॉपी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां कहता हूं यार एक काम करो, कॉम्प 1 यानी कंप्यूटर 1 तुम्हारे प्राइस में चेंज करके कितने कर देता हूं, 100,000 कर दिया। सही है, 100,000 कर दिए। तो अब मुझे बताओ किस जगह पे चेंज हुआ होगा,
क्या com2 में हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब पहले कहूं कि com1 तुम्हारे प्राइस कितने हैं, 100,000 हो गए, और com2 तुम्हारे प्राइस कितने हैं, तो वही 60,000। इसका मतलब ये बात तो हमें कंफर्म हो गई कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पूरी क्लास की क्या बन रही है, सेपरेट कॉपी बन रही है, सेपरेट कॉपी बन रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक मसला ये है कि भाई अभी मैं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो सारे ऑब्जेक्ट, उसमें रैम 8 GB होगी, प्रोसेसर यही लगा होगा, स्टोरेज ये होगी, मॉडल ये होगा और प्राइस जो है वो यही होंगे, और वो सारे ऑब्जेक्ट यही कुछ कर सकते होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉलोज क्लास। जो क्लास में डिफाइंड है ऑब्जेक्ट वही कुछ करता है, उससे एडिशनल कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं, मैं डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाऊं जहां प्रॉपर्टीज तो हों, लेकिन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या हो सकती हो, मतलब एक बात डिफाइंड है कि भाई कंप्यूटर में रैम तो होगा, कंप्यूटर में प्रोसेसर तो होगा, स्टोरेज तो होगी, उसका कोई मॉडल तो होगा, उसके प्राइस तो होंगे, मुफ्ते का तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर रैम बढ़ जाए या प्रोसेसर चेंज हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए तो ये हो सकते हो, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो सकती हो, चेंज हो सकती है। तो इस बात को हम कहते हैं, यहां मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज डाल दी। क्या डाल दी? कि भाई ये हर दफा जो है वो यही चलती रहेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो ये वैल्यूज हमसे ले और हमारे नए ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता जाए, असाइन करता जाए, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, सब लोग वाकिफ होंगे, जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पाइथन में इस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं इनिशियलाइजर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है ये? या अगर इनिशियलाइजेशन टर्म में बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट को वैल्यूज इनिशियलाइज करके देता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को वैल्यूज इनिशियलाइज करके देता है। अब यही वाला कोड है, मैं डिफरेंट अंदाज में लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए जरा, यहां से मैं ये हटा देता हूं। अब यहां पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या ये इनिशियलाइजर फंक्शन है। क्या होगा? ये इनिशियलाइजर फंक्शन होगा, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई इनिशियलाइजर। क्या लिखा मैंने? डेफ। इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप 2 बार अंडरस्कोर लगाएंगे, INIT, फिर 2 बार अंडरस्कोर लगाएंगे एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, 2 बार अंडरस्कोर लगाया इनिट और फिर 2 बार अंडरस्कोर। ये इसका यही नाम होगा, इसका नाम भी फिक्स है। ठीक है, इनिट शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइजर की। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पैरामीटर लिखेंगे वो आप लिखेंगे सेल्फ। क्या लिखेंगे? हमेशा क्या लिखेंगे? अभी सेल्फ पे हमारी डिटेल गुफ्तगू बाद में होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे कंप्यूटर में क्या होगी भाई, उसका मॉडल होगा कोई, उसके प्राइस होंगे कोई, उसका रैम होगा कोई, उसका प्रोसेसर होगा कोई, और क्या था इसके अंदर, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी। ये फंक्शन बनाया मैंने दिस। ठीक है, और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अब एट्रीब्यूट्स क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? एट्रीब्यूट्स। और मेरा पहला एट्रीब्यूट क्या होगा? डेफिनेटली आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने कहा अभी मेरा जो एट्रीब्यूट है क्लास का, उसका नाम क्या है? मॉडल। जरूरी नहीं कि जो नाम पैरामीटर में रखा है उसी नाम से एट्रीब्यूट बनाओ, आप अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सेम नाम से बना लो। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, जब ये फंक्शन चलेगा
तो इस फंक्शन को हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मॉडल। तो वो मॉडल की वैल्यू क्लास के मॉडल को मिल जाएगी, वो जो भी मॉडल होगा। ठीक है, सेल्फ डॉट प्राइस आप अलग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट आप सेम रखें तो ज्यादा बेहतर है। सही है, सारे एट्रीब्यूट्स मैंने क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए हैं, असाइन कर दिए। ठीक, बोलो 9:30 बजे वहां पहुंचेंगे ऑफिस में। ठीक है, अब मैं मॉडल को हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं दूंगा। ठीक है, अब इस क्लास को मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं दूंगा। अब मेरे पास एक इनिशियलाइजर फंक्शन है, बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ भी रह देता हूं मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं कि मेरा एक कंप्यूटर 1, इसको और सीधा करता हूं C1, और मैंने कहा भी कंप्यूटर। अब जरा समझना है, बात को समझना। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं ये चलता है या नहीं चलता है। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने रोना शुरू कर दिया। क्यों? लेकिन मैंने तो इनिशियलाइजर का फंक्शन बनाया था, वो थोड़ी कॉल किया मैंने। हाँ, क्लास का नाम का नहीं, इसका मतलब ये हुआ, एक जुमला याद रखेंगे, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास भागता है। ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास भागता है कि भाई मुझे मुकम्मल करो। कहां भागता है? कि मुझे मुकम्मल करो। सवाल ये है, अगर हमेशा ऐसा ही होता है तो फिर यहां पर एरर क्यों नहीं आ रहा था? ठीक है, लेकिन जब से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो जा रहा होगा ना अपने कंस्ट्रक्टर के पास। ये क्यों नहीं कह रहा कि मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा? तो अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन की क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, विच, और वो कंस्ट्रक्टर ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। वर्चुअली यहां पर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। अच्छा, अब सोचो, तो अब जब मैंने दूसरा यहां पे बना दिया है तो दोनों में लड़ाई क्यों नहीं हुई? ओवरराइड हो गया। जब मैंने दूसरा सेम नाम से बना दिया तो क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। बट ऑलवेज नीडेड अ कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट सीधा भागेगा अपने कंस्ट्रक्टर के पास। और दो सेम नाम के फंक्शन हो नहीं सकते, तो हमारा वाला ही चलेगा, फिर पुराना वाला ओवरराइड हो गया। अब जब ये अपने कंस्ट्रक्टर के पास भागा तो कंस्ट्रक्टर ने कहा बेटा मॉडल लाए हो, प्राइस लाए हो, रैम लाए हो, प्रोसेसर लाए, स्टोरेज लाए हो? ने कहा नहीं। कहा निकलो फिर, पांचों चीजें मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जब इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्टर के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सीधा भाग के जाएगा अब्बू जी के पास, और अब्बू जी को चाहिए मॉडल। हमने कहा भाई हमारा मॉडल क्या है? HP, और प्राइस कितने हैं? 60, और रैम कितनी लगी हुई है? बढ़ा देते हैं, उसकी ख्वाहिश थी ना, 16 GB कर देते, 16 GB। और प्रोसेसर कौन सा भाई? Core i9, और
स्टोरेज कितनी है भाई? 1 TB। अब ये मैंने क्या कर दिया भाई, इसको रन किया, ये खुशी खुशी रन हो गया। ठीक है, इस बार सारे पैरामीटर सप्लाई किए और ये क्रिएट हो गया। नाउ अब मैं दूसरा एक कंप्यूटर क्रिएट करना चाह रहा हूं, अब यहां पर किसी के जहन में ख्याल आ सकता है कि हमने कहा था कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास को फॉलो करता है, वो वैसा ही होता है। तो वो वाली बात मुझे यहां तो समझ में आ रही थी कि मैंने क्लास डिफाइन की और यहां पर सारे के सारे कंप्यूटर एक जैसे क्या हो गए, आ गए, हर कंप्यूटर की वही मॉडल है, वही सब कुछ है। तो यहां पर हूबहू तो नहीं बन रहा, डिट्टो कॉपी जिसे कहते हैं। तो भाई जो कॉपी बनने का मतलब है, वो मतलब ये है कि जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या होंगे। इसकी मिसाल यूं होती है, लाइक अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू कार। आप जाते हैं, आप गाड़ी पसंद आती है, आप बुकिंग करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? अब वो जो कार पहली दफा आपको दिखाई गई वो बेसिकली क्या है? क्लास है, वो मॉडल है, वो क्लास है। अब 1000 बुकिंग हो, 100 बुकिंग हो, सारी कार उस जैसी ही होंगी, लेकिन क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है? कलर चेंज हो सकता है, कुछ इंटीरियर का हो सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ठीक है, तो लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन कलर की प्रॉपर्टी होगी तो सही ना। तो बेसिकली प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी या बिहेवियर नहीं है, आप बोले यार मैं तो जो है ना वो सऊदीया में ड्राइविंग करता है, स्टीयरिंग इधर होना चाहिए, इधर काम करो यार प्लीज, बना रहे हो तो इधर कर देना। तो बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। विल फॉलो क्लास, किसको फॉलो करेगा? वो क्लास को। अगर कुछ किसी गाड़ी में आपको ऐसा नजर आता है कि यार जो फंक्शनैलिटी पुरानी जो उसकी मॉडल क्लास में नहीं थी या थी या इसमें नहीं है, और कहीं कोई बोलेंगे ये वही गाड़ी है, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये कोई और क्लास हो सकती है, वो क्लास नहीं है। क्योंकि अगर ये उस क्लास को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं, किसी और का है। तो अब यहां मैंने इसका मैंने नाम C2, अब 2 हो गए। ठीक है, मैं इसके अपडेट कर देता हूं। अब मेरे पास लिनोवो है, मैंने कहा यार ये 70,000 का है, इसके अंदर जो है वो 8 GB रैम लगी हुई है, ये अगला वेरिएंट है कोई। ठीक है, और चलो ठीक है, राइट। अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं आई एम कोडिंग ऑन। समझना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कोडिंग कर रहा हूं, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं सेल्फ डॉट मॉडल। ठीक है, और यही चीज मैंने यहां पे लिख दी। सही, सभी क्लास में चेंजेस करेंगे तो क्लास के सेल को दोबारा रन करेंगे ताकि मेमोरी में वो चेंज अपडेट हो और दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तभी उसको वो चेंज मिलेगी, वरना ऑब्जेक्ट पुरानी वाली क्लास को फॉलो कर रहा होगा। सी, अब यहां पर क्या हुआ देखो, C1 से मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, कोडिंग किस पे कर रहे हो, तो इसने कहा मैं HP पे कर रहा हूं। और C2 से कहा भाई इस पे कोडिंग कर रहे हो,
तो इसने कहा मैं लेनोवो पे कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली यही हो रहा है जो यहां पर हमने देखा है। लेकिन इस दफा जो वैल्यूज ऑफ क्लासेस हैं वो क्या है भाई, हार्ड कोडेड नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट है। इसको भी मैं यहां आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सीन है। असल में सेल्फ को समझने के लिए बात समझनी है, इसलिए मैं इसको दोबारा से यहां लेकर आ रहा हूं। ये हमारे पास क्लास है और जब मैंने यहां पर क्या किया भाई, C1 क्रिएट किया, तो C1 क्रिएट होने में मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई भाई, मॉडल में क्या आ गया था HP, और प्राइस में क्या आ गए थे 60,000, और रैम में कितने आ गए थे 16 GB, और प्रोसेसर ठीक है Core i9, और स्टोरेज 1 TB। ठीक है, और जब मैंने C2 के लिए किया तो मॉडल कितना था भाई C2 का, Lenovo, प्राइस कितने थे 70, और रैम 8 GB, और प्रोसेसर ठीक है, और स्टोरेज 1 TB। ठीक हो गया। अब देखो ये अलग कॉपी है, ये अलग कॉपी है, और ये ध्यान रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना ये अटकी रहेगी आखिर तक आपके जहन में। अब देखो यहां पर ये जो सेल्फ होता है, आपने गौर किया कि हमने यहां पर क्या किया, मॉडल, प्राइस, रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज, कितनी वैल्यूज है ये 5 वैल्यूज हैं, और मैंने यहां से 5 वैल्यूज ही इसको सेंड की। ठीक है, अब जब 5 वैल्यूज को सेंड की, 5 यहां चली गई, तो इस सेल्फ को क्या गया, ठीक है, सेल्फ को क्या गया, तो सेल्फ को आप आसान जबान में यूं समझ लें कि सेल्फ को ये ऑब्जेक्ट चला गया। क्या चला गया C1, वैसे तो उसका रेफरेंस होता है, बट आप समझ लें कि C1 चला गया। तो अब जब मैंने यहां से नाम भेजा HP, तो वो उसने कॉपी बनाई C1, और क्या लिखा यहां पर C1 डॉट मॉडल, इसका मतलब वो किसकी कॉपी में लिख रहा है C1 की कॉपी में लिख रहा है। C1 डॉट प्राइस, कौन, स्क्रीन हिल रही है, बड़ा कर दो थोड़ा सा ही, नहीं अभी पकड़ के खड़ा जा भाई, अभी बड़ा थोड़ा देखो क्या करें, अभी हिलना शुरू हुई। फैन चल रहा है क्या इसका, बंद कर दे यार। फैन जो है उसकी रेस को हिला रहा है। चल मैंने ऊपर क्लास बनाई तो थी बगैर इनिशियलाइजर के। इनिशियलाइजर हम नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में एक मौजूद है। कितनी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइजर में दे सकते हैं,
नहीं, अगर आपको लगता है, अब इस पे आता हूं मैं डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर, कि हर दफा हर वैल्यू चेंज होगी, तो फिर तो सही है, आपको सारे देनी पड़ेंगे। लेकिन आप समझते हैं नहीं यार 50 एट्रीब्यूट्स हैं, 50 में से आधे क्या हो जाएंगे, वो हमेशा सेम ही रहेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेनोवो के लैपटॉप की बात कर रहा हूं, अभी तो हमने बहुत ही जनरल क्लास बना दी है ना, हो गया। हाँ, जनरेटर बंद कर नहीं सकते भाई, थोड़ा सा या इस तरफ आ जाओ, जगह खाली है, अगर प्रॉब्लम हो रही है कर लेंगे। अच्छा अभी वापस आते हैं हम। तो बेसिकली सेल्स के अंदर, सुनो जरा, सेल्स के अंदर ऑब्जेक्ट खुद जा रहा है, सेल्स के अंदर ऑब्जेक्ट खुद जा रहा है, और जब वैल्यू स्टोर हो रही है तो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि भाई मेरी वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है मेरी वैल्यू। और जब C2 ने क्रिएट किया तो अब क्लास को कैसे पता चलेगा भाई, सेल्स से ही पता चलेगा। सेल्स में कौन आया हुआ है, C2, तो ये मॉडल को उसकी कॉपी में जाएगा, C2 की कॉपी में, ये प्राइस किस में जाएगा, C2 कॉपी में जाएगा। सिमिलरली यहां सेल्स क्यों लिखा है, इधर देखो, अब मैं कह रहा हूं कंप्यूटर क्लास आपके पास क्या क्या है, कह रहा है मेरे पास ब्राउजिंग का फंक्शन है, कोडिंग का फंक्शन है, डिजाइनिंग का फंक्शन है। मैं कह रहा हूं कंप्यूटर क्लास ब्राउजिंग का फंक्शन कॉल कर लो, क्या मसला आएगा, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ब्राउजिंग का फंक्शन आएगा, इसको चलाने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए। तो सेल्फ डॉट मॉडल किसका लाएगा, मॉडल किसका लाएगा, पता है क्या, नहीं पता, इसलिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, C1 का लेकर आओ, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, C2 का लेकर आओ, ठीक है। जब मैं इसको यूं कॉल कर रहा हूं C1 डॉट ब्राउजिंग, तो मुझे दोबारा C1 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों से कॉल होगा। ये मैंने क्लास के थ्रू कॉल किया इसको, और यहां मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू बोल रहा हूं ब्राउजिंग लेकर आओ, तो अब यहां दोबारा ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद यहां से साथ जा रहा है। हाँ जी, BRY 853 गाड़ी आई, वो हटा दे जरा, टैंकर आया हुआ है। नहीं है, अच्छा नहीं, जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी, तुम्हारे होते हुए सही है। तो अगर मैं यूं कह रहा हूं कंप्यूटर ब्राउजिंग, तो मुझे बताना पड़ेगा एक्सटर्नली कि भाई C1 सेल्फ में कौन जाएगा, C1, जिससे पता चल जाएगा कौन सी कॉपी में जाना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक मिनट सुनने दें मुझे। हाँ, अगर ये सेल्फ डॉट मॉडल नहीं होता, क्या सेल्फ के बगैर ये पैरामीटर असाइन हो जाता? अरे भाई उसकी बात सुनने दो मुझे, मेरे सवाल सुनने दो। हाँ, अब देखो मसला फिर वही आएगा ना, देखो समझो जरा, फ्लो को समझो। देखो अगर मैं इसको कॉल करता C1 के बगैर, और चलो मैं समझता हूं वो चला जाता, पहुंच जाता, वहां तक पहुंच तो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में ब्राउजिंग का मेथड है। कंप्यूटर क्लास ने बोला हाँ मेरे पास ब्राउजिंग है, कोई मसला ही नहीं, ब्राउजिंग में आया, और यहां पर सेल्फ नहीं लिखा हुआ। तो अब मसला फिर वही आ जाएगा कि मॉडल की वैल्यू कहां से लाऊं। हाँ, सेल्फ डॉट मॉडल अगर यहां पर नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं, और फिर यहां भी सेल्फ नहीं है, नहीं यहां पर भी नहीं है, अगर डायरेक्ट ये, ठीक है, ये चल जाएगा। ये आपको एक मिनट चला दो पहले ऊपर,
आई एम ब्राउजिंग। क्यों? अच्छा, ये आगे का सवाल आ गया है। बेसिकली जब सेल्फ नहीं लगा होगा, हम जो यहां फंक्शंस बना रहे हैं, इन फंक्शंस को, वो फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं उनको मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास के बाहर अगर होते हैं उनको फंक्शंस कहते हैं, क्लास के अंदर अगर हैं तो उनको मेथड्स कहते हैं। अब मेथड्स की कैटेगरीज होती है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो क्लास के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, जिनको क्लास मेथड या ऑब्जेक्ट मेथड्स कहते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर सेल्फ नहीं लगाया है तो दिस इज कॉल्ड एज क्लास मेथड, और जिसके अंदर सेल्फ लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंस मेथड या ऑब्जेक्ट मेथड। ये कहने का मतलब ये होता है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेथड। और ये मेथड जो है वो क्लास से कॉल हो सकता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? क्लास मेथड। ठीक है, तो अभी हम मेथड्स की डिटेल में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं वापस इसको उसी हालत में ले जाता हूं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई? C2 भेजना पड़ेगा, और ये C2 जाके कहां रुकना है इसने? सेल्फ के अंदर। उस सेल्फ की वजह से उसे पता चलता है कौन सी वाली कॉपी में आपको से वैल्यूज लेकर आनी है, तो पता चल जाता है अभी कोडिंग किसके लिए चलानी है, C1 के लिए या C2 के लिए। नाउ रिपीटिंग अगेन विद अनदर एग्जांपल। भी कंफ्यूजन हो गया हुआ दिमाग में, हम क्या करते हैं और एग्जांपल बनाते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूं, मैंने क्लास बनाई एक स्टूडेंट की क्लास, इसकी, ठीक है, इसका इनिशियलाइजर बनाया, सेल्फ स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका कोर्स क्या है, आईडी, मैं इसको रोल ही कह देता हूं, रोल, नेम, कोर्स और, ठीक है, और ईमेल। बस इतना काफी है। और ये सारी चीजें जो है मैं ले लेता हूं। कैसे लेना है भाई? सेल्फ डॉट रोल प्लस इक्वल टू, नहीं, एक बुनियादी गलती कर रहे हो यहां पर, मैं डिस्कस करता हूं इसको। देखो, कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही होती है, कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो मैं उसके अंदर प्लस इक्वल टू कर सकता हूं। सही है? उसके अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए उसका पहले से मेमोरी में मौजूद होना लाजमी है, तभी तो मैं उसके अंदर क्या कर सकूंगा? ऐड कर सकूंगा। ये जो मैं रोल नंबर क्रिएट कर रहा हूं, ये कहीं पहले से मैंने क्रिएट थोड़ी किए हैं वेरिएबल्स, ये तो अभी यही क्रिएट हो रहे हैं, पहली दफा इनको वैल्यू मिल रही है। क्या हो रहा है? ये बात समझ में आई? देखो, मैंने यहां पर ये बात की कि अगर कोई वैल्यू मेमोरी में मौजूद होती है तो मैं उसके अंदर आगे से वैल्यू ऐड कर सकता हूं। यानी अगर मैं यहां पर कहूं कि b प्लस इक्वल टू 100, तो वो आपको क्या बोलेगा? b नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू पहले से मौजूद नहीं है, तो मैं उसके अंदर कैसे ऐड कर दूं? तो पहले क्रिएट होना पड़ेगा। हाँ, अगर b पहले क्रिएटेड है और अब मैं बोलूं b प्लस इक्वल टू 200 और चेक करूं तो 300 हो जाएगा। तो यही बात यहां पर देखो,
आपको यार प्लस इक्वल टू रोल में पहली बात तो ये है कि मैंने क्या रोल नंबर के आगे कोई रोल नंबर अटैच करना है या रोल नंबर के अंदर प्लस माइनस करना है? नहीं, रोल नंबर तो खुद एक सिंगल एंटिटी है, या तो उसकी जगह दूसरा रोल नंबर आएगा, वो हट जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रोल नंबर 10 लिखा हुआ है तो मैं उसके आगे एक और जीरो लगा के उसको 100 बना दूं। ओवरराइड कराना पड़ेगा ना यार, तो वो वाली बात तो जो है ना किसी भी तरह फिट नहीं हो रही। बहरहाल चलो, हमने क्या कर लिया, हमने कहा भाई सेव डॉट रोल नंबर नेम कोर्स जेंडर ईमेल सही। ये इनिशियलाइजर हो गया, इसको हम वैल्यूज भेजेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देगा विद दीज वैल्यूज। क्या क्या कर सकता है स्टूडेंट? सब करेगा, पढ़ेगा नहीं बस, है ना। स्टूडेंट क्लास अटेंड कर सकता है, सेल्फ क्या लिख दूं भाई, सेल्फ डॉट नेम इज अटेंडिंग क्लास इन पार्क। नहीं, होती है कुछ क्लासें पार्क में है, तो मैं क्या बता। अटेंड क्लास कर सकता है और अपीयर एग्जाम, ठीक है। तो हम क्या देते हैं भाई, ये नाम और ये रोल नंबर इज अ एग्जाम। और क्या कर सकता है, रिजल्ट। हम यहां क्या कहते हैं भाई, सेल्फ डॉट नेम इज पास इन एग्जाम। ठीक है, ये छोटी सी हमारी क्लास बन गई। अच्छा, इस क्लास में अब तक हमने क्या क्या लिख दिया है, सब लोग जरा इसको देखें, बात समझ आ रही है। हमने एक इनिशियलाइजर बनाया है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट डायनामिक बन जाए, हर दफा हम उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर नई नई वैल्यूज क्या कर सकें, सेट कर सकें। फिर सेल्फ हमने क्यों लगाया हुआ है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा ताकि उससे उसकी कॉपी आइडेंटिफाई हो सके। अब यहां पर मैं करता हूं ऑब्जेक्ट क्रिएट S1 स्टूडेंट, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सीधा किसके पास भागता है, इनिशियलाइजर के पास या कंस्ट्रक्टर के पास। तो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा तो कंस्ट्रक्टर इससे मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है भाई, रोल नंबर 1, तो हमें रोल नंबर 1 दे देते हैं भाई। ये सवाल बनता नहीं है, आपके ये पैरामीटर जो हैं वो पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह जा रहा है ना। अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ भेजेंगे तो भेज सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई ये क्या है, रोल नंबर है, और ये क्या है भाई, ईमेल है, अब भेज सकते हैं, सही है। अब आगे पीछे ही भेज सकते हैं। और ये क्या है भाई, नेम, और ये क्या है जी, जेंडर, और कोर्स रह गया आखिर में।
फिर वही होगा, उसका चीखना चिल्लाना जो है बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्वांटिटी पूरी नहीं होगी यार। फंक्शन का कोई पैरामीटर मिस कर दें तो एरर आता है ना। कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, एक बात ज़हन में आ रही, अगर मैं इसको कोई वैल्यू कम भेजता हूं तो देखना ये क्या बोलेगा कि स्टूडेंट इनिट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, कोर्स नहीं मिला। ठीक है, कोर्स वापस डाल दिया हमने। अच्छा मैं कोर्स के अलावा एक और वैल्यू एक्स्ट्रा भेज दूं इसको, क्या करूं, एक वैल्यू एक्स्ट्रा भेज दूं, अब क्या होगा, चुप रहेगा कुछ बोलेगा। अच्छा एक एरर आएगा, उस एरर से हमारी एक बात साबित हो जाएगी कि वाकई सेल्फ के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जाता है और खुद चला जाता है, हम भेजते नहीं है। देखो मैं इसको रन करता हूं, ये मुझे क्या कह रहा है, बल्कि मैं इसके जो है ना एक काम करता हूं, पहले हमारा क्या अभी नेम है, पहले रोल नंबर है ना, पहले रोल नंबर, चलो रोल नंबर हो गया। उसके बाद क्या है अभी, नेम कहां गया, हटा दिया। और उसके बाद क्या है, कोर्स, उसके बाद क्या है, जेंडर एंड देन ईमेल, ठीक है। मैं क्या करता हूं अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज डाल देता हूं, क्या कहना है इसमें, देखो कह रहा है इनिट 6 पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है बट 7 दिए जा रहे हैं। अब सर जुमले पे गौर करो, इसके इनिट कितने पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, तो 7 कहां दिए मैंने, काउंट करो काउंट, तो फिर ये क्यों कह रहा है 7 दे रहे हो, तो इसका मतलब 7वां पैरामीटर है बट वो हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो खुद ही चुपके चुपके चला जा रहा है। और वो कौन है, S1, जो कहां जा रहा है, सेल्फ के अंदर जा रहा है। समझ रहे बात, 7वां पैरामीटर मैंने नहीं दिया है और मैंने तो 6 ही वैल्यू भेजी है। हम कहते हैं भाई ठीक है यार DS1 तुम सेल्फ में चले, उसमें नहीं नहीं नहीं, तो ये जो पहली वाली पोजीशन है ये रिजर्व है किसके लिए, सेल्फ तो वो खुद है, S1 के लिए, यानी ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व है। अच्छा और मजे की बात यह है कि आप यहां पर सेल्फ लिखें या सेल्फी, कोई मसला नहीं है, बट दिस शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर। जो भी पहला पैरामीटर होगा ऑब्जेक्ट उसमें जाके बैठेगा। सेल्फ एक स्टैंडर्ड बना हुआ है पाइथन में, दिस लिख दे, दैट लिख दे, नीचे S1 हटा दो, रन करें हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं होगा, उसको पकड़ नहीं सकते फिर बाद में। किसने, अभी मैंने रन ही नहीं किया दोबारा, एरर तो दिया हुआ नीचे, सही है। तो यहां सेल्फ की बजाय मैं कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं, लेकिन फिर वही वर्ड इस्तेमाल होगा हर जगह, क्योंकि उसी के अंदर कौन आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो सेल्फ ही यूज करें, ज्यादा बेहतर है सेल्फ। ओके, तो अब मैं यहां से हटा देता हूं इसको, तो ये स्टूडेंट 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट 2 क्रिएट करते हैं,
स्टूडेंट, इसका रोल नंबर क्या होगा भाई? 02। ठीक है, 2 क्रिएट हो गए। नाउ अब देखो जरा, मैं कह रहा हूं S1 अटेंड क्लास, S1 अटेंड क्लास। अब मुझे बताओ नेम में क्या आएगा? ठीक है, बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि अब S1 गया किसके अंदर? सेल्फ के अंदर, इस वाले सेल्फ के अंदर, और सेल्फ से उसको अपनी पता चली कॉपी, और वहीं से अपनी कॉपी में से क्या लेकर आया? वो नेम लेकर आया, वहीं से वो रोल नंबर और सारी चीजें लेकर आएगा। तो अटेंड क्लास का फंक्शन है, ब्रैकेट लगाए असद अटेंड, और जब मैं कहूंगा S2 अटेंड क्लास तो क्या हो जाना है जी? अहमद अटेंड क्लास। ठीक है, बिल्कुल डिफाइन कर सकते, वो क्लास के फंक्शन नहीं होंगे, वो नॉर्मल फंक्शन होंगे। हो गया ये? अब चले नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट ये है कि क्या ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, पहली बार ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्या मैं नए एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकता हूं? एक बात, क्या मैं पहले से किसी एट्रीब्यूट की सेट वैल्यू को चेंज कर सकता हूं कि यार नाम गलत हो गया? हाँ भाई, हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं यहां करने लगा हूं S1 डॉट, मैंने कहा यार जो इसका नेम है ना वो असद नहीं है, बल्कि पूरा नाम क्या है? असदुल्ला। सही है, तो ये अपडेट हो जाएगा। और अब दोबारा चेक करते हैं कि भाई S1 डॉट अपीयर एग्जाम क्या नाम लिखा हुआ आता है? असदुल्ला। तो बाहर से बैठ के हम क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन जो है वो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जब क्लास और ऑब्जेक्ट की बात समझ में आ गई तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। हमारे पास पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी बेस इन पिलर्स पे है। तो 4 पिलर्स कहलाते हैं वो, है ना? तो सबसे पहला इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। क्या? नहीं, 4 पिलर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं वो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या चीज होती है? एक्स्ट्रा डेटा को
वो तो हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि डेटा को हाइड करती है। जो ये वाला है ना कि सामने दिखाना कुछ और पीछे जो हो रहा है वो नहीं दिखाना, ये एब्स्ट्रक्शन में होता है। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ अ क्लास, ये एब्स्ट्रक्शन में होता है। अभी इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, सुनो भाई, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल तो सबने देखा हुआ है ना, कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है? हाँ, उसके अंदर कोई ना कोई दवाई होती है, ठीक है। इसको कैप्सूल में क्यों रखा है? गोली बन सकती है तो फिर कैप्सूल खिलाने की क्या जरूरत है? वो खाली जगह में क्या अच्छा, जब टैबलेट बन सकती थी तो कैप्सूल बनने, मेरे ख्याल से टैबलेट से ज्यादा लंबा प्रोसेस कैप्सूल का हो जाता होगा, फिर भी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाज दवाएं ऐसी होती है, अगर एक्सपोज टू एयर हो जाए या एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी हो जाए तो शायद उनकी फंक्शनलिटी जो है वो क्या हो जाए, मुतासिर हो जाए। तो कोशिश करते होंगे, मेरा ख्याल है, पता नहीं कोई बैठा हो केमिस्ट या फार्मास्यूटिकल वाला तो वो बताएगा, धूप लगने से भी खराब हो जाती है। इसको भी अम्मी बोलते बेटा धूप लगने से साय में राख दो, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का आइडिया यहीं से आया कि अब कैप्सूल के अंदर क्या है वो हमसे हिडन होता है, हमने बस उसको खा लेना है। कैप्सूल जाके, ये कैप्सूल किसका बना होता है? प्लास्टिक का होगा, है? चावल का बनता है वैसे, आमतौर पे चावल के पाउडर से बनता है। तो वो मुझे पता नहीं था किससे बनता था, मैंने कहा इतने कैप्सूल खिला रहे हो, ये तो अंदर ही प्लास्टिक जम आएगा सारा इज्जत। तो कहा नहीं भाई, ये डिसॉल्वेबल होता है और ईडेबल मटेरियल होता है। चलो ठीक है यार, तो चावल भी तो आपने बंद किए हैं क्या, दाल तो कैप्सुलेशन जो है वो यहीं से आया है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि कैप्सूल का मतलब ये है कि दवाई से इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाए, अंदर जो मौजूद दवा है उससे इंटरेक्शन खत्म हो जाए। क्योंकि उससे इंटरेक्ट होने का मतलब ये है कि भाई क्या हो सकता है, वो दवा खराब भी हो सकती है और बाद में नुकसान का बायस बन सकती है। इसको डेटा पे कैसे लिया है, देखो समझो भाई, जरा तवज्जो से, कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। इसको डेटा पे कैसे लिया है, देखो अभी हमने क्या किया, अभी क्लास वहां बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, हमने बंदे का नाम रखा हुआ था, हमने बाहर से बैठ के क्या किया, बंदे का नाम चेंज कर दिया। बाहर से बैठ के हमने नाम क्या कर दिया, दिस इज डेंजरस, दिस इज डेंजरस। क्यों डेंजरस है भाई? ऐसे तो भी कोई भी नाम रखते हैं, अच्छा ठीक है नाम रख सकते हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर असाइन किया हुआ है, तो भाई नंबर असाइन करने की कोई ना कोई लिमिट तो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कहा आपने कितने नंबर लिए, तो भाई जितने भी ले लो, 100 से ज्यादा तो ले सकते ना, यही होता है ना। लेकिन अगर यहां से बैठ के कोई नंबर अपडेट कर रहा हो तो वो चाहे 100 डाले चाहे 200 डाले, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है, और ये तो मैंने एक आसान सी समझने वाली बात बताई कि वैल्यू आराम से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बट इसी तरह हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल हैं उन वो आइडेंटिफायर किसी को ना पता हो कि वो वेरिएबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहीं लॉगिन साइन अप करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म में अपना नाम डाल देते हैं, लेकिन मुझे पीछे नहीं पता होता कि कोडिंग में मेरा नाम किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है। ऐसे ही होता है ना।
अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं भाई, कोई भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर नाम चेंज नहीं कर सके। चलो इस पे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, खत्म नहीं हो पाएगा टॉपिक वैसे भी। और क्लास और